हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 के अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक के पूरे अध्याय में जितने भी मुख्य बिंदु हैं हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे ताकि हम जितने भी चर्चा किए हैं फिर से पुनरावृत्त हो जाए हमारे दिमाग में और सभी टॉपिक जो है अच्छे से हमारे दिमाग में कंठस्थ हो जाए। तो हर एक चैप्टर के लास्ट में जो दिया रहता है आपने क्या सीखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें ऐसे ऐसे चीज़ दिए रहते हैं और इतने अच्छे से सुसज्जित रहती है कि आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत ही कम समय में अच्छे से रिवाइज हो जाती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जानतवरे से कहने का मतलब एनिमल्स फाइबर। चूँकि रेशम कीट से प्राप्त होने वाली रेशम और भेड़ बकरी और याक से प्राप्त होने वाले ऊन, तो इस दोनों के इसमें क्या है कि दोनों जो है जंतु से ही, एनिमल से ही प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम रेशम कीट से प्राप्त होने वाली रेशम और भेड़ बकरी और याक से प्राप्त होने वाले ऊन को हम जानतव रेशे कहते हैं, दैट मीन्स एनिमल्स फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊँट, लामा और एल्पैका। ऊँट, लामा और एल्पैका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। जब भी हम ऊन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि भेड़ के बालों से बना हुआ ऊन। ऐसा नहीं, बहुत सारे जंतु ऐसे भी हैं जो भेड़ के अलावे और भी अन्य जंतु हैं जिनके बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। जैसे ऊँट भारत में भी पाए जाते हैं और बहुत सारे मरुस्थलीय इलाकों में। लामा, एल्पैका अमेरिका में पाए जाने वाले जंतु हैं जिनके बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। जनरली हमें जो ऊन मिलते हैं वो अधिकांशतः भेड़ के ही होते हैं और भारत में जो भेड़ों का पालन होता है वो उनका मुख्य उद्देश्य उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए ही होता है। और जनरली आपको अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर ये सभी इलाकों में आपको एक भेड़ के झुंड के साथ आपको गरेड़िया पे नज़र पड़ ही जाएंगे। इस इलाके में भेड़ जो है बहुत पाले जाते हैं। भेड़ के शरीर के बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। इस टॉपिक में संक्षिप्त में हम बताया गया है कि जानवर के बालों से, भेड़ के बालों से ऊन की प्राप्ति कैसे होती है। तो मैं इसे फिर पुनः डिटेल में बता दिए देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भेड़ के शरीर से भेड़ के बालों को उतारते हैं, जिसे हम बालों की कटाई बोलते हैं। उसके बाद वो बाल चूँकि बहुत ही गंदी होती है, चिकनी होती है, ग्रीसी टाइप से होती है, डस्ट, धूल, कण बहुत से रहते हैं, तो उन्हें पानी से भरे टंकी में दे करके अच्छे से उनकी साफ़ सफाई की जाती है। और साफ़ सफाई की इस प्रक्रम को हम अभिमार्जन कहते हैं। तो चलिए, कटाई हो गया बाल की, अभिमार्जन हो गए मतलब साफ़ सफाई हो गया। उसके बाद हम छटाई करते हैं। तो छटाई में हम उनके टेक्सचर के आधार पे अलग अलग छटाई कर देते हैं, लंबी, छोटी, रूखी, मुलायम, महीन, मोटा, इस तरह से। उसके बाद और एक चीज़ का छटाई किया जाता है जिसे हम बर्र कहते हैं। आप जनरली देखे होंगे कि आपके स्वेटर में, ऊनी कपड़ों में महीन महीन तंतु जो है एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, वो बर होते हैं, तो उनकी छटाई की जाती है। चलिए, यहाँ पे साफ़ सफाई हो, ये कटाई के बाद अभिमार्जन हो गया, छटाई हो गया। उसके बाद रंगाई की जाती है, मतलब कि आपको जो ऊन मिलते हैं नेचुरल ऊन, वो बस 3 रंगों में होते हैं, भूरी, काली और सफ़ेद। उनको अगर आपको अलग अलग सुनहरे रंगों में चाहिए तो उनकी डाइंग की जाती है, डाई होती है। उसके बाद उसके तंतु से, उसके फाइबर से लंबी लंबी धागे बनाई जाती हैं और जिस प्रक्रम द्वारा तंतु से धागों में परिवर्तित किया जाता है उसे हम रीलिंग कहते हैं। आपने समझ लिया कि कैसे, पहले कटाई, फिर अभिमार्जन मतलब साफ सफाई, फिर छटाई, फिर रंगाई, फिर
रीलिंग के माध्यम से तंतुओं को धागे में बदला जाता है। अपने जीवन चक्र में रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। तो फिर से मैं ये रेशम कीट के जीवन चक्र को अच्छे से चर्चा किए देता हूँ। जब शहतूत के पत्तों पर शहतूत के पेड़ पर, मलबरी के पेड़ पर जब नए पत्ते आते हैं तो उस समय क्या होता है कि रेशम कीट, सिल्क मॉथ एक साथ सैकड़ों अंडे देती है और इन अंडों को रेशम की कीटों को पालने वाले किसानों को बेचा जाता है और वो इन्हें बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, स्वास्थ्यकर कंडीशन में रखते हैं और बांस के बम्बू के बने हुए रेकों में रखते हैं और उन्हें उचित ताप पर रखते हैं ताकि समय से इनके अंडे फूटे और इनसे लार्वा निकले। और लार्वा जो निकलती है वो बांस के रेक के साथ ताज़ी कटी हुई पत्तियाँ भी रखी जाती हैं, चूँकि लार्वा जिसे हम कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म कहते हैं, उसे ही रेशम कीट कहते हैं, वो शुरुआत के 25 से 30 दिन बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं। तो उनका आकार भी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और 25 से 30 दिन के बाद वो खाना बंद कर देते हैं और वो बांस से बने चैम्बर में चले जाते हैं और वे अंग्रेजी की 8 अक्षर की तरह खुद के सिर को घुमाते हैं और पीछे से जो है वो प्रोटीन स्रावित करते हैं जो रेशम का रेशा कहलाता है। और इस तरह से वो जो है अपने आप को रेशम के रेशों से जो प्रोटीन स्रावित करते हैं पूरी तरह से ढक लेते हैं और वो प्यूपा में बदल जाते हैं। और रेशम के रेशों जिससे वो अपने आप को पूरी तरह से ढके होते हैं उस आवरण को हम कोकून कहते हैं। और कोकून जो है, कोकून से ही हम रेशम के धागे प्राप्त करते हैं। कोकून को क्या किया जाता है कि रेशम की कीट के वयस्क होने से पहले उन्हें गर्म पानी में उबाला जाता है, उसके बाद गर्म पानी में या भाप में रखा जाता है या फिर धूप में रखा जाता है। उससे क्या होता है कि कोकून में जो रेशम के रेशे होते हैं वो अपने आप पृथक हो जाते हैं। उसके बाद उनके फाइबर को हम रीलिंग के द्वारा धागों में बदल देते हैं। तो आप समझ गए कि कैसे हम रेशम के कीट से रेशम के धागे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। ये मैंने बता चुका हूँ कि वो प्रोटीन स्रावित करते हैं जो रेशम के रेशे होते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि जैसा स्टील के तार, स्टील के फाइबर होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को पृथक कर उनका संसाधन किया जाता है, फिर रेशम का धागा बनाया जाता है और इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि रेशम के रेशे हमें किन से मिलते हैं, कोकून से। वो कोकून को गर्म करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं। उनसे क्या होता है कि उनके जो फाइबर हैं वो अपने आप अलग हो जाते हैं और फाइबर को हम विशेष मशीन द्वारा रीलिंग करके, जिसे हम रीलिंग मशीन कहते हैं, धागों में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रक्रम को, जिस प्रक्रम के द्वारा तंतु से यानी कि रेशम के फाइबर से रेशम के धागों में बदला जाता है, उस प्रक्रम को हम रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। रीलिंग के बाद जो रेशम के धागे होते हैं उन्हें लोग बुनकरों को बेच देते हैं और वो क्या करते हैं कि इन धागों से रेशम के बहुत ही सुनहरे सुनहरे वस्त्र परिधान बनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब आप अध्याय 3 के एक एक बिंदु से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस